हेलो स्टूडेंट्स, एग्री ऑब्जेक्ट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो अपने अभी वैकेंसी हुई थी, एग्जाम हुआ था उदयपुर एमपीयूटी में, जो स्पेशल वैकेंसी आ रखी थी, तो उसका एग्रीकल्चर का जो आपको सॉल्यूशन है वो बहुत ही शानदार तरीके से करवाएंगे। और यकीन मानिए कि दोस्तों, जो यहाँ एग्री हब में जितना आपको एग्रीकल्चर का कंटेंट करवाया गया था, तो उसमें से मानकर चलो कि जो 60 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के थे ना अपने पास, तो उसमें से 55 प्लस हमारे नोट्स में से अवेलेबल रहेंगे और प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। तो आज अपने उसका क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से अपने पास, जैसे यहां से पहले पैटर्न में क्या दिया गया था, हिंदी दिया गया था, उसके बाद में राजस्थान जीके का दिया गया है। तो अब इस सॉल्यूशन में अपने क्या कर रहे हैं, तो इसमें अपने पास एग्रीकल्चर का आपको सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूं। तो यहां पर आप हमारे साथ बने रहें। यहां से देखो अपने पास चलो, अब यहां से अपने पास 40 क्वेश्चन हिंदी और जीके के कंप्लीट हो गए हैं। 15 हिंदी के थे और 25 अपने पास राजस्थान जीके के थे। तो अब अपने पास एग्रीकल्चर का जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आया है वो दोस्तों अपने पास क्या है कि यहां पर पूछा गया है कि राजस्थान के किस जलवायु क्षेत्र में जाखम बांध स्थित है। और उसके बाद में ऑप्शन आपको क्या दिए गए हैं, एग्रो क्लाइमेटिक जोन के दिए कि राजस्थान को कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है। तो राजस्थान को 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया था। तो उसके अपने पास ऑप्शन है, पर पहले ये ध्यान होना चाहिए कि सर जाखम बांध कहां स्थित है। तो जाखम बांध प्रतापगढ़ में स्थित है, माही नदी पर है, सबसे ऊंचा बांध है। तो यूं मानो कि जोखिम नहीं लेना चाहिए। फिर भी चलो, कहां पर अपने पास, अब आप कहोगे सर प्रतापगढ़ में है, कहां है, प्रतापगढ़ में है। तो प्रतापगढ़ यदि अपने राजस्थान का एग्रो क्लाइमेटिक देखा जाए तो किस जोन में आ रहा है कि अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र में एवं अरावली पहाड़ियों में है, एक अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी भाग है, एक बाढ़ संभावित पूर्वी मैदानी भाग है, एक आर्द्र दक्षिणी मैदानी भाग है। तो यानी कि ये अपने पास क्या है, आर्द्र दक्षिणी मैदानी भाग है, जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ठीक है, और प्रतापगढ़ आ जाता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हुआ, यहां पर 4th नंबर हुआ। अब बात करें कि भारत के भौगोलिक क्षेत्र में राजस्थान का हिस्सा लगभग है, कितना प्रतिशत हिस्सा है। तो ये राजस्थान अपने पूरे भारत का है, तो ये अपने पास 10.41% एरिया कवर करता है। तो यहां पर 7, 10, 18, 25, तो इसमें अपने पास क्या हुआ, 2 नंबर इसका राइट आंसर जाएगा। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन है, उसके बाद में कोई ज्यादा हार्ड काम है नहीं। तो यहां से अपने पास नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखिए अपने पास पूछा गया है कि यहां अपने पास निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक उर्वरक है। बच्चों क्या पूछा है, यहां पर कार्बनिक उर्वरक पूछा है। यदि कार्बनिक खाद का एग्जाम्पल आता, कार्बनिक खाद का, यदि कार्बनिक खाद का है तो आपके पास FYM होता है, फार्म यार्ड मैन्यूर। और यहां दिया है कार्बनिक उर्वरक का, तो यहां पर कार्बनिक उर्वरक में अमोनियम सल्फेट नहीं होगा, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट करें, ये भी नहीं है। आपके पास कार्बनिक उर्वरक में अपने पास यदि बात करें तो क्या जाएगा, यूरिया है, एक कार्बनिक उर्वरक है। क्या है, कार्बनिक उर्वरक है। वैसे अपने पास इसमें एमाइड प्रकृति का भी तो पूछा जा सकता है, कार्बनिक व एमाइड प्रकृति का। तो यूरिया क्या है, एमाइड प्रकृति में आता है। इसका क्लासिफिकेशन करते हैं तो एमाइड में आता है, क्यों, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। ओके, चलो अब इसमें यदि बात करें तो इसमें 46% क्या हो जाता है, अपने पास नाइट्रोजन हो जाती है। चलो बात करें नेक्स्ट पॉइंट पर। अब यहां से देखो अपने पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैविक खेती, जैविक कृषि आंदोलन के अंतरराष्ट्रीय संघ, और क्या दिया है, IFAM, यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल मूवमेंट वाज फाउंडेड इन द ईयर। ठीक है,
कि कौन से वर्ष में स्थापित किया गया था। तो देखो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है यहां पर अपने पास वर्सेलिस फ्रांस में। कहाँ है, वर्सेलिस फ्रांस में है, और इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। कब हुई थी, 1972 में। तो यहाँ 65, 68, 80 नहीं है, और यहां पर ये हो जाएगा। ओके, या आपसे पूछा जा सकता है कि ये IFOAM है एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान। और इसी के साथ एक बार क्वेश्चन आया गया था कि इक्री सेट का स्थापना वर्ष है, तो भी वो स्टूडेंट क्या रहेगा, 1972, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। चलो वो हैदराबाद में। अब बात करें इसका नेक्स्ट देखो स्टूडेंट अपने से क्वेश्चन दिया है कि फास्फोरस कंटेंट इन डीएपी, यानी डीएपी में फास्फोरस होता है, कितना होता है। तो डीएपी में फास्फोरस कितना होता है, 46% होता है। कितना, 46। और 18% क्या होता है, नाइट्रोजन। तो इसमें अपने पास नाइट्रोजन कितने हैं, अब आप कहोगे सर नाइट्रोजन है ये 18%, और पूछा क्या है, फास्फोरस। तो इसमें अपने पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर 46। ओके, 25, 32 ये नहीं होगा। अब देखो अपने पास दिया है कि ट्रिकल इरिगेशन इज आल्सो नोन एज, यानी कि ट्रिकल इरिगेशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखो ड्रिप इरिगेशन कह सकते हैं, और इसमें ड्रिप में हुआ कि बूंद बूंद जो पानी गिरता है ना, वो किस से गिरता है, वो ट्रिकल इक्विपमेंट रहता है जो अपने पास एंड में रहता है, जिसको उत्सर्जक भी कहते हैं। तो उससे अपने पास इसको क्या कहेंगे, ड्रिप इरिगेशन को कहेंगे। सर फुहारा में, सर्ज में, कैबलिगेशन नहीं होगा ये। ठीक है, तो यहां पर अपने पास क्या हुआ, सर ड्रिप इरिगेशन हुआ। अब देखो हो सकता है इनमें से आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि इन सब में यदि आप कहोगे सर वाटर यूज इफिशियंसी किसकी ज्यादा होती है, कि जल उपयोग दक्षता इन विधियों में यदि बात करें किन की होती है, तो भी अपने पास बच्चों क्या होगा, ड्रिप इरिगेशन में वाटर यूज इफिशियंसी होती है सबसे ज्यादा। और लगभग यदि बात करें होती कितनी है, तो 90 से 95% वाटर यूज इफिशियंसी होती है। ओके, चलो अब आपसे पूछा है कि हे यानी सूखी, एक होता है हे और एक होता है बच्चों क्या, साइलेज। ओके, तो यहां पर हे सूखी घास के भंडारण के समय उसमें सूचक पदार्थ की मात्रा होनी चाहिए कि 50 से 55, 60 से 65, 70 से 75 और 85 से 95, 90 दिया है। तो इसमें अपने पास मानकर चलो कि जब भंडारण करते हैं ना, तो उसमें आपके पास उसमें सूखा पदार्थ ज्यादा होना चाहिए, नमी बहुत कम होनी चाहिए। वैसे यदि देखा जाए कि हे में नमी प्रतिशत, तो हे में नमी प्रतिशत और ड्राई मैटर 80% होता है, 20% क्या होता है मॉइस्चर। पर भंडारण कर रहे हैं तो इससे भी कम होना चाहिए। तो इसमें राइट आंसर क्या जाना चाहिए, 4 नंबर जाना चाहिए, 85 से 90%। ओके, चलो अब बात कर रहे हैं सर नेक्स्ट देखो अपने पास यहां पर क्या दिया है, यहां पर अपने पास दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर चयनात्मक एवं स्थानांतरित शाकनाशी, यानी कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉन सिलेक्टिव। क्या पूछा है सर, नॉन सिलेक्टिव पूछा है और ट्रांसलोकेटेड पूछा है। यहां से आपको क्या होता है बच्चों, इंपोर्टेंट को देना पड़ता है, यानी कि यहां ट्रांसलोकेटेड का आपको ध्यान रखना होगा। तो पैराक्वाट करें, एट्राजिन्स और मेटसल्फ्यूरॉन है ही नहीं। ओके, तो यहां पर ये क्या रहते हैं, दोनों सिलेक्टिव है, ये दोनों सिलेक्टिव हुए। अब पैराक्वाट करें कि सर ग्लाइफोसेट करें, तो इसमें अपने पास 2 नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रांसलोकेटेड रहता है और ये अपने पास आकर्षित भूमि हेतु यूज किया जाता है। ग्लाइफोसेट को यदि आप कहें कि सर इसका ट्रेड नेम क्या होता है, तो अपने पास क्या हो जाता है बच्चों, राउंड अप। ठीक है ना, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। चलो बात करें नेक्स्ट। अब यहां पर दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज कॉल्ड क्वीन ऑफ सीरियल्स, यानी कि खाद्यान्न फसलों की रानी किसे कहा जाता है। तो खाद्यान्न फसलों का राजा गेहूं हो गया, किंग ऑफ कोरेज सीरियल अपने पास सोरगम हो गया, और यहां पूछा है आपसे क्वीन, यहां क्या पूछा है, क्वीन पूछा है। तो अपने पास सोरगम, पर्ल मिलेट, व्हीट, मेज। तो यहां पर अपने पास 4 नंबर होना चाहिए। फिर भी यहां पर भी तो चेक करना होगा, क्योंकि प्रायोरिटी किसको माना जाता है, इंग्लिश को माना जाता है। फिर भी ज्वार, बाजरा, गेहूं तो अपने पास बात करें तो ये अपने पास मक्का हो जाएगा। ओके, चलो अब बात करें सर नेक्स्ट, RMG यहां पर क्या दिया, 492 दिया। यदि RMG 62 दिया जाए, RMG की जो भी सीरीज रहती है वो सर किसकी रहेगी, वो रहेगी ग्रीन ग्राम। किसकी रहेगी, ग्रीन ग्राम। यानी सर ग्रीन ग्राम किसे कहें, तो
मूंग को क्या कहते हैं? मूंग को कहते हैं ग्रीन ग्राम। इसको क्या कहते हैं? ग्रीन ग्राम कहते हैं। ग्राउंड नट को क्या कहते हैं? अर्थ नट, मनीला नट। ठीक है। ग्वार, ग्वार को क्लस्टर बीन, इसको अपने पास मोठ बीन हो गया। तो अपने पास राइट आंसर क्या हुआ सर? 1 नंबर राइट आंसर हुआ। ओके। उसके बाद में अब आप कहोगे यहां पर निम्नलिखित किसी फसल के 1000 दानों के वजन को कहते हैं। तो 1000 दानों के वजन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं टेस्ट वेट। और यदि टेस्ट वेट आप कहोगे सर किन फसलों का लिया जाता है, तो वे फसल जिनके बीज क्या होते हैं? स्मॉल सीडेड होते हैं, छोटे बीज होते हैं। तो यहां पर वेट ऑफ 1000 सीड्स को क्या कहेंगे? ग्रोस वेट नहीं, इसको क्या कहेंगे? ग्रोस वेट नहीं कहेंगे। हार्वेस्ट इंडेक्स इसको नहीं कहेंगे, सीड इंडेक्स कहें या टेस्ट वेट कहें। तो इसमें अपने पास टेस्ट वेट कह देंगे। क्या कहेंगे? परीक्षण बार कहेंगे। ओके। सीड इंडेक्स आप कहोगे सर किसको कहते हैं? तो 100 बीजों के बार को, यानी वेट ऑफ क्या हो गया? वेट ऑफ 100 सीड हो गया। ठीक है। किन का लिया जाएगा? वे फसल जिनके बड़े आकार के बीज होते हैं। हार्वेस्ट इंडेक्स ये अपने पास होता है इकोनॉमिक यील्ड बटा में बायोलॉजिकल यील्ड इनटू में 100 हो जाएगा। ओके। और प्लस इकोनॉमिक यील्ड हो जाता है। चलो बात करें यहां पर 1 एकड़ लगभग वर्ग मीटर के बराबर होता है। अब देखो, अब आप कहोगे सर इसमें अपने पास क्या हुआ? तो यहां से देखो 1 एकड़, ठीक है। तो 1 हेक्टेयर में यदि दिया जाए, 1 हेक्टेयर में कितना होता है? आप कहोगे सर 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया होता है। तो 1 हेक्टेयर में एकड़ कितने होते हैं? आप कहोगे सर 2.54 एकड़ होते हैं। तो यदि 1 एकड़ में बात करें तो इसमें अपने पास लगभग 2500 करें, इसका करेंगे ना तो 2500, 2000, 5000, 4000। तो ये देखो यदि एग्जैक्ट याद करना होता है तो 4046.86 हो जाएगा। पर इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए ना अपने पास, तो यहां पर 3 नंबर 4000 वर्ग मीटर माना जाएगा इसका। ओके। चलो अब आप कहोगे सर नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम है, मैक्रोनी। ओके। तो बात क्या हुआ? मैक्रोनी। तो इसमें अपने पास 2 क्वेश्चन होते हैं जिनमें कंफ्यूज हो सकते हैं। एक होता है अपने पास डाइकोकम लिखा मिल जाएगा, डाइकोकम, और एक होता है ड्यूरम। ठीक है। ये 2 ही तो कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट को। ड्यूरम को क्या एम से क्या हो गया सर? मैक्रोनी हो गया। क्या हो गया? मैक्रोनी, या इसको क्या कहते हैं? बकव्हीट। ठीक है ना, आभासी वीट भी कह सकते हैं। चलो दूसरा डाइकोकम, अब डाई में ई लग गया, इस डाइकोकम को कहते हैं सर इमर वीट। इसको क्या कहते हैं? इमर वीट कहते हैं। तो यहां पर अपने पास डीकोकम लिखा है ना, ये देखो डाइकोकम, तो ये नहीं होगा। ट्रिटिकम एस्टिवम ये भी नहीं है। स्फेरोकोकम ये भी नहीं है। ये अपने पास क्या रहता है? मैक्सिकन द्वारा वीट रहता है, मैक्सिकन द्वारा वीट। चलो बात करें सर ड्यूरम का, तो ये अपने पास 1 नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और ये बहुत शानदार क्वेश्चन रहता है, इंपॉर्टेंट को क्या होगा? देना पड़ेगा। चलो अब आपसे पूछा है कि सर 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी के बराबर होता है। यहां पर 0.5 दे दिया, 0.5 हेक्टेयर सेंटीमीटर दे दिया। अब आपको पता होगा कि सर 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में कितना होता है? 1 लाख लीटर। कितना होता है? 1 लाख लीटर होता है। तो इसका अपने पास आधा पूछा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? 10,000 करें, 20,000 करें, नहीं 50,000 लीटर प्रति हेक्टेयर। ओके। चलो नेक्स्ट बच्चों अपने पूछा है कि पायरिला फसल का एक सामान्य कीट है। पायरिला इज ए कॉमन पेस्ट ऑफ, पायरिला किसका होता है? पायरिला पर्पुसिला। ठीक है। और ये रहता है अपने पास किसका? शुगर केन का। किसका रहता है? शुगर केन का। तो यहां पर अपने पास क्या हो गया बच्चों? गन्ना हो गया। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि कपास की 1 मीटर इंटू 1 मीटर दूरी पर बुआई करते हैं तो 1 हेक्टेयर में कितने पौधे लगेंगे? अब यदि हो सकता है, एग्जामिनर ने यहाँ क्या किया? 1 मीटर दे दिया। वैसे अपने पास क्या लगते हैं? 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर की दूरी से लगाते हैं। किसको? बीटी कॉटन को। किसको लगाते हैं? बीटी कॉटन को। ठीक है ना। यानी कि अपने पास 1 इंटू 1 मीटर दिया, तो आप निकालो 1 हेक्टेयर में कितना होता है सर? 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया होता है।
और 1 इंटू 1 मीटर है तो 1 गुणा 1 किया और 1, तो इसमें से कितने प्लांट लगेंगे, तो कितने पौधे लगेंगे, 1000, 5000, 10,000, 1,00,000, तो इसमें बच्चों क्या लगेगा 10,000 ऐसे प्लांट्स। यदि यहाँ पर सेंटीमीटर दिया जाता तो उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए बटा में 100 लगाते और वहां से सही हो जाता। ओके चलो सर, ज्वार की जल मांग क्या पूछा है, ज्वार की। अब देखो ज्वार और बाजरा की क्या होती है बच्चों, वाटर रिक्वायरमेंट क्या होती है, कम होती है, कम होती है ना, तो 700 से 1300 नहीं होगा सर, ये 700 से 1300 यदि देखा जाए तो किसका होता है, ये होता है बच्चों कपास का, किसका होता है, कपास का। 900 से 2500 करें सर, 900 से 2500 किसका होता है, धान का होता है, तो ये नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। अब 100 से 150 करें या यहाँ तो 450 से 650 mm किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके फिर अपने पास दिया है बच्चों की जेई का ग्रे धूसर या ग्रे स्पाइक ऑफ ओएट इज कॉल्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट, यानी कि किस पोषक तत्व की कमी के कारण जेई में ग्रे स्पाइक डिजीज हो जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये किसके कारण। अब देखो इसके कारण मैग्नीज के कारण होगा, जस्ता मैग्नीज, मैग्नीशियम नहीं है, ये Mg होता है और ये Mn होता है, ये मैग्नीज की कमी के कारण होगा, मैग्नीज की कमी के कारण। एक डिजीज तो ये हो गया, और 2 सर और याद करा दो, गन्ने का फायला डिजीज, गन्ने का फायला डिजीज 1 नंबर, 2 नंबर आपके पास जेई का ग्रे स्पाइक हो गया, और 3 नंबर यदि बात करें तो सर मटर का मार्स स्पॉट, मार्स स्पॉट, ये अपने पास बच्चों इन 3 में से क्या होता है, एक को देना पड़ता है, तो यहां पर आपको ये दोनों भी ध्यान होने चाहिए। ओके आधार बीज की प्रोजनी है, संतति है, तो प्रोजनी ऑफ फाउंडेड सीड, तो फाउंडेड सीड यानी आधार बीज से क्या बनता है, प्रमाणित बीज, ब्रीडर सीड, न्यूक्लियस, ट्रूथफुल सीड, ये क्या है, ट्रूथफुल सीड। तो यहां पर बच्चों अपने पास क्या होगा, यहां पर सर्टिफाइड, और किसानों को हमेशा कौन से बीज वितरित किए जाते हैं, सर्टिफाइड बीज वितरित किए जाते हैं, तो 1 नंबर हो जाएगा। बहुत शानदार टेस्ट सेट आया है और जितना हमने करवाए हैं उसी के अकॉर्डिंग ही आया है। एक बार यदि कोई जो न्यू स्टूडेंट है तो जरूर विजिट करें एग्रीहब का। अब देखो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंतर्गत मृदा नमूने में मृदा के कितने मापदंड का आंकलन किया जाता है, बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत शानदार, ठीक है ना। अब इसमें देखो भौतिक मापदंड की बात आती है ना, तो इसमें अपने पास पीएच का, ईसी का, पीएच, ईसी और ऑर्गेनिक मैटर का, ये 3 मापदंड होते हैं भौतिक मापदंड, 3 तो ये हो गए। उसके बाद में यदि आपसे पूछा जाए कि एनपीके का, तो तीनों प्राथमिक एलिमेंट का हो गया, 1 एलिमेंट सेकेंडरी का हो गया और बाकी न्यूट्रिएंट माइक्रो न्यूट्रिएंट हो जाएंगे, तो इसमें 12 एलिमेंट होते हैं। अब आप कहूं सर 12 कौन कौन सी हुई, एक तो एन, एक पी, एक के, ये तो प्राथमिक, सेकेंडरी में सल्फर का, 3 ये भौतिक का, बाकी अपने पास कॉपर का, जिंक का, आयरन का और बोरोन का, 4, 3, 7, 8 और अपने पास 1 एलिमेंट और होता है जो माइक्रो न्यूट्रिएंट का ही होता है, ठीक है। तो ये अपने पास 12 एलिमेंट होते हैं, इसमें मापदंड किया जाता है। और ये योजना कब, यह सूरतगढ़ से स्टार्ट की गई थी, ठीक है ना, सूरतगढ़ से 2015 में स्टार्ट किया गया था, बहुत शानदार योजना है। ओके चलो अब बात करें सर, ये अपने पास 20 क्वेश्चन थे एग्रोनॉमी के, बहुत ही शानदार, और जितना हमने करवाया यानी इन 20 में से 20 क्वेश्चन कंप्लीट रूप से नोट्सों के अंतर्गत ही आया हुआ है। रोपण की कौन सी प्रणाली 1 हेक्टेयर में अधिकतम संख्या में पौधों को समायोजित करती है, तो देखो अपने पास कौन सी योजना यानी कि कौन सी रहेगी, विच प्लांटिंग सिस्टम अकोमोडेट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स इन 1 हेक्टेयर में, तो अपने को देखो यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या दिया है, ट्राइगोनल, तो बच्चों यूं मानो कि वर्गाकार से कंपेयर कर रहे हैं, क्या वर्गाकार से, तो वर्गाकार से ट्राइगोनल में क्या लगते हैं, कम प्लांट लगते हैं, कम प्लांट लगते हैं, कितने 11% प्लांट क्या लगता है, कम लगता है। रेक्टेंगुलर में इसी के अकॉर्डिंग ही लगता है, हेक्सागोनल में सर 15% ज्यादा लगता है। क्विनकंस या इसको कहते हैं बच्चों पूरक विधि, ठीक है, इसमें वर्गाकार से अपेक्षा लगभग क्या लगते हैं, दुगुने प्लांट लगते हैं, दुगुने प्लांट लगते हैं, तो ज्यादा प्लांट कौन लगाएगा, क्विनकंस, या इसको पूरक विधि कहते हैं, पूरक विधि।
और इसमें से यदि एग्जामिनर ये क्वेश्चन नहीं देता तो फिलर प्लांट का ऑप्शन दिया जा सकता है, जिसमें केला या आपको फालसा ऑप्शन लिखा मिल जाता। ओके, चलो अब देखो अपने पास यहां पर दिया है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी से रंगीन प्रसंस्कृत उत्पादों के लिए, यानी कि यहाँ विच केमिकल इज यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग द कलर्ड प्रोसेस्ड के लिए। तो इसमें अपने पास कलर्ड में क्या लिया जाता है बच्चों, सोडियम बेंजोएट लिया जाता है। क्या दिया है, साइट्रिक एसिड नहीं, सोडियम कार्बाइड नहीं, क्या लिया जाता है, सोडियम बेंजोएट। ठीक है, सोडियम बेंजोएट में क्या होता है बच्चों, बेंजोइक अम्ल होता है, वो इसमें परिरक्षी पदार्थ होता है और ये कमजोर परिरक्षी पदार्थ होता है। और यहाँ पर पोटेशियम मेटाबाइल सल्फेट रहता है K2H2O7, तो वो अपने पास क्या रहता है, अधिक यानी तेज परिरक्षी पदार्थ होता है, जिसकी मात्रा थोड़ी सी कम रखते हैं, इसमें इसकी ज्यादा रखते हैं। ओके, चलो सर इसमें हम कंफ्यूज हो गए, मृदुला किसकी किस्म है, किसकी एक किस्म है। तो बच्चों ये हमेशा क्या रहता है, कंफ्यूजिंग वाला रहता है। मृदुला किसकी है, मृदुला आप कहोगे सर अनार की है, किसकी है, अनार की है। और यदि अर्का मृदुला मिल जाता, अर्का मृदुला मिल जाता, अर्का मृदुला सर ए और मैं से क्या बन गया, अमरूद बन गया, क्या बन गया, अमरूद बन गया। तो यहां पर मृदुला पूछा है तो बच्चों क्या हो गया, अनार का हो गया। या अमरूद और अनार में ही बच्चों को क्या हुआ है, होगा कंफ्यूजन हुआ होगा, पर अमरूद का क्या होगा, अर्का मृदुला अमरूद का होगा। ओके, सब्जियों को किसका अच्छा स्रोत माना जाता है, सब्जियों को किसका अच्छा स्रोत माना जाता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। तो यहाँ पर बच्चों क्या मेनली यदि आपको दिया है ना खनिज मिनरल्स का, तो मिनरल्स ऑप्शन लग गया तो सब्जियों का जाएगा, ठीक है ना। और यदि फलों का जाता तो कार्बोहाइड्रेट के लिए जाता, फलों का जाता तो कार्बोहाइड्रेट। सब्जियां मुख्यतः किस प्रकृति की होती है, आपको सर क्षारीय प्रकृति की होती है, फल अम्लीय प्रकृति के होते हैं। पर इसमें आपको टमाटर का ध्यान रखना होगा, टमाटर क्या है, अम्लीय प्रकृति का है। बस अब आपसे पूछा है हाईटेक नर्सरी ग्रीन हाउस में किसके मीडिया का उपयोग नहीं किया जाता है, किसका उपयोग नहीं किया जाता है। यहां पर दिया कोकोपीट, वर्मिकुलाइट, क्या दिया बच्चों, कोकोपीट, वर्मिकुलाइट, परलाइट, वर्मी कंपोस्ट। तो इसमें वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग नहीं करते हैं जब नर्सरी तैयार करते हैं। कोकोपीट, वर्मिकुलाइट, परलाइट का यदि ऑप्शन दिया जाए अनुपात में, तो भी ये कितने अनुपात में काम में आता है, 3:1:1 में, यानी कोकोपीट 3, वर्मिकुलाइट 1 और परलाइट ये इस अनुपात में ये यूज किया जाता है। इसमें वर्मी कंपोस्ट आपका नहीं होगा। ओके, चलो बात करें सर सिंधु, सिंधु किस फल की बीज रहित किस्म है। तो बच्चों आपको क्रॉस क्या बताया था, RAS बताया था, ये क्रॉस वेराइटी रहती है। रत्ना इंटू अल्फांसो बराबर में क्या हो गया, सिंधु, यानी एक स्टूडेंट था सिंधु जो क्या लग गया, RAS लग गया, तो वो बीज रहित मान लो, ऐसे याद करवाया था आपको। ओके, तो यहां पर आम का हो गया। वायुरोधक आमतौर पर बाग की किस दिशा में लगाए जाते हैं, वायुरोधक पट्टियां लगाई जाती है बच्चों। ये देखो विंड ब्रेकर्स आर जनरली प्लांटेड विच डायरेक्शन ऑफ ऑर्चार्ड, ऑर्चार्ड की किस दिशा में लगाई जाती है, तो दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। तो यहाँ पर बच्चों क्या हो गया, उत्तर पश्चिम दिशा में लगाई जाती है। ये आने वाली हवा को जिसको क्या कहते हैं, विंडवार्ड, जाने वाली हवा को क्या कहते हैं, लीवार्ड, उनका क्या ये स्पीड को 10 गुना तक कम कर देती है। अब बात करें सर इसमें नेक्स्ट कि बेर का प्रवर्धन किस विधि द्वारा किया जाता है। अब आपको सर बेर का आपने बताया था रिंग बडिंग, क्या बताया था, रिंग बडिंग। यहां तो हमारे को कोई ऑप्शन भी नहीं दिखाई दिया रिंग बडिंग का, तो ऐसा ठीक है। तो अब देखो बच्चों यहां दिया कलम, कलिकाइन, लेयरिंग, इनार्चिंग। तो बडिंग को क्या कहते हैं, कलिकाइन कहते हैं, क्या कहते हैं, कलिकाइन कहते हैं। तो बस सिंपल पूछा, न कोई रिंग पूछा, न कोई टी पूछा, तो आपसे क्या हो गया, 2 नंबर इसका क्या हो गया, राइट हो गया, रिंग बडिंग। यदि दिया जाता प्रायोरिटी में तो रिंग बडिंग। ओके ठीक है, इंपॉर्टेंट को तो बच्चों देना ही पड़ेगा। अब देखो फूल गोभी में वीप टेल रोग किस कमी के कारण होता है। तो वीप टेल बच्चों क्या होता है, अम्लीय मृदा में होता है। किस मृदा में होता है, आपको सर अम्लीय मृदा में होता है। किसमें, अम्लीय मृदा में। और आपको देखो अम्लीय मृदा में किस पोषक तत्व की कमी होगी, किस पोषक तत्व की, मोलिब्डेनम की। क्यों, क्योंकि मोलिब्डेनम एकमात्र ऐसा पोषक तत्व है जो पीएच कम होने पर कम उपलब्ध होगा और ज्यादा होने पर ज्यादा उपलब्ध होगा। तो बच्चों यहां पर दिया है वीप टेल रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है, बोरोन नहीं होगा, कैल्शियम नहीं होगा, मोलिब्डेनम करें। ओके
फूल गोभी में बोरोन की कमी से हो जाता है बच्चों ब्राउनिंग। क्या हो जाता है? ब्राउनिंग। ब्राउनिंग की कमी के कारण हो जाता है। अब देखो यहां पर दिया है क्वेश्चन, फल और तना छेदक क्या दिया है? फ्रूट एंड शूट बोरर क्या दिया है बच्चों? फ्रूट एंड शूट बोरर इज ए मेजर पेस्ट ऑफ विच क्रॉप? तो ये किसका रहता है बच्चों? ओकरा का रहता है। किसका रहता है? ओकरा, भिंडी का। एक बार क्वेश्चन आया था कि ओकरा का संबंध है तो किससे? भिंडी से। तो यहाँ पर बेर, ब्रिंजल, ओकरा, टमाटर। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर टमाटर भी तो माना जाता है, तो टमाटर में भी हो सकता है, पर इसका प्रायोरिटी में जाएगा ना तो ओकरा का जाएगा। ल्यूसिडेनस, ल्यूसिनोडस और बेनेलिस, ठीक है ना, ये इस प्रकार का नाम रहता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पेस्ट रहेगा इसका। ओके, किस सिंचाई विधि में जल उपयोग? आपको पहले ही बता दिया कि इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है वाटर यूज इफिशियंसी का। सर ये वाटर यूज इफिशियंसी कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, क्रॉप वाटर यूज इफिशियंसी और एक होता है अपने पास फील्ड वाटर यूज इफिशियंसी। जो अपने पास सुपरवाइजर 2021 का एग्जाम था उसमें भी इस प्रकार का क्वेश्चन आया था। तो यहां तो डायरेक्ट पूछा है कि किसकी ज्यादा है, तो इसमें अपने पास क्या हो गया? ड्रिप का। ड्रिप का सर इसी को ही कहते हैं क्या? ट्रिकेल। हाँ, ट्रिकेल इरिगेशन यही है। चलो नेक्स्ट देखो अपने पास अमरूद में मृग बहार। अमरूद में मृग बहार का पुष्पन किस माह में होता है? मृग बहार देखो 3 बार ली जाती है, अंबे बहार, मृग बहार और हस्त बहार, ठीक है ना। तो इसमें अपने पास सर्वोत्तम बहार कौन सी ली जाती है? मृग बहार ली जाती है, राजस्थान में माने चाहे भारत में माने। तो इसमें अपने पास फ्लावरिंग टाइम पूछा है, तो यहाँ पर फरवरी, जून में, तो अपने पास क्या रहता है बच्चों? इसका जून जुलाई रहता है। क्या रहता है? जून जुलाई रहता है। hen एंड चिकन डिसऑर्डर इज ऑब्जर्व्ड इन, hen और चिकन डिसऑर्डर कैसे? ग्रेप्स में, मैंगो में, लीची में, बनाना में। तो ये बच्चों रहता है अपने पास ग्रेप्स में, hen एंड चिकन डिसऑर्डर। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। एक इसमें और लगता है अंगूर में, कैलिक्स, कैलिक्स एंड रोट, कैलिक्स एंड रोट, वो अपने पास क्या रहता है? कैल्शियम की कमी के कारण रहता है। चलो अब अपने पास दिया कि अकॉर्डिंग टू एफपीओ स्पेसिफिकेशंस द टीएसएस परसेंटेज ऑफ जेम। जेम का अर्थ हुआ हिंदी में फल पाक, और बात करें जेम में होता है सर 45-58। तो यहाँ पर कंफ्यूजिंग का तो ऑप्शन ही नहीं दिया। 65 दिया जाता तो क्या हो जाता? जेली में, और 68 दिया है तो यहाँ पर क्या हो गया? जेम में। तो 3 नंबर इसका राइट हो गया। नेक्स्ट अपने पास बच्चों देखो कि यहां पर दिया स्प्रिंग समर क्रॉप ऑफ टोमेटो सोवन इन द मंथ ऑफ, यानी कि टमाटर की बसंत ग्रीष्मकालीन की नर्सरी किस महीने में तैयार की जाती है? जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर और फरवरी, मार्च में। तो ग्रीष्मकालीन के लिए अपने पास बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाता है? ग्रीष्मकालीन का हुआ तो यहाँ पर अपने पास हो गया फरवरी, मार्च में। चलो वर्षा के मौसम का वार्षिक फूल कौन सा है? यानी ये रेनी सीजन एनुअल फ्लावर। वैसे अपने पास राजस्थान में वर्ष भर में उगाए जाने वाला गेंदा रहता है ना, वर्ष भर गेंदे को उगाया जा सकता है। पर यहां दिया बालसम, कोचिया, कैंडुला और पिटूनिया। तो देखो ये तो अपने पास होगा नहीं, इन दोनों में होगा नहीं। कोचिया और बालसम में माना जाए तो बच्चों मेरे हिसाब से यहां पर कोचिया होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, अब यहां पर देखो इसबगोल की व्यावसायिक खेती इसके किस भाग के लिए की जाती है? तो मेनली किसके? इसबगोल है बच्चों एक औषधीय पादप, जिसमें औषधीय क्या होता है? औषधीय भाग होता है भूसी, ठीक है ना, मेनली। तो इसमें अपने पास रूट, लीफ, फ्लावर, तो सीड हशक दिया, तो यानी कि बीज की भूसी के लिए ही काम में आता है। सर इसमें सीड और कई बार हशक का रेशो पूछा जाए तो सीड और हशक का ना, इसमें सीड ज्यादा होता है और हशक कम होता है। सीड और हशक का रेशियो पूछा जाए तो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और बच्चों फिर बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट को देना पड़ता है। अंगूर के बेरी के आकार,
को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर, तो कई बार तो हो सकता है बच्चों सिंपल पूछा जाए कि कौन सा लिया जाता है, जिब्रेलिक एसिड काम में लिया जाता है, इतना ही ध्यान रखना, Ga3 काम में लिया जाता है। अब दूसरा पूछ लिया इसने कितनी सांद्रता में बात करें, 25 ppm करें, 50 ppm करें, 75 ppm करें या 100 ppm करें, तो यहां पर अपने पास ये होता है अपने पास 25 ppm। वैसे कुछ बुकों में 25 से 50 भी लिखा मिलेगा, तो ये 25 ppm होना चाहिए। फिर देखो खरीफ मौसम में खेती के लिए, खरीफ का दिया सीड रेट ऑफ कल्टीवेशन, खरीफ सीजन का दिया, खरीफ यानी कि वर्षाकालीन उपयुक्त सीड रेट रहती है इसमें। ओके, तो यदि उपयुक्त रहता है ना, तो उपयुक्त में बीज दर सही रखी जाती है, तो ज्यादा नहीं रखी जाएगी, तो इसमें 5 से 6 ग्राम करें या 10 से 12, तो 10 से 12 किलोग्राम की जाती है। ठीक है, और यदि आपको दिया जाए कि अपने पास ग्रीष्मकालीन की, ठीक है, ग्रीष्मकालीन की यानी स्प्रिंग मेथड में, तो अपने पास 18 से 20 हो जाता, तो यहां पर अपने पास ये होगा इसका 2 नंबर ऑप्शन, इसका क्या होगा 2 नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन कौन सा है कि किस पौधे को राजस्थान के राज्य फूल के रूप में जाना जाता है, तो राज्य फूल हो गया बच्चों रोहिड़ा, क्या हो गया राज्य फूल रोहिड़ा, और राज्य वृक्ष होता है खेजड़ी, तो रोहिड़ा अपने पास क्या हो गया राज्य फूल हो गया। टिकोमेला अंडुलेटा। निम्न में से अब यहाँ पर ये हॉर्टिकल्चर के 20 क्वेश्चन हो गए, उसमें से आपको एक क्वेश्चन हो सकता है जो वर्षा वाला था ना वो करवाया गया है, हो सकता है वो ऑप्शन आपको कई बार नोट्स में मिला ना मिला अलग बात है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना। अभी तक अपने पास एक ही क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस मान सकते हैं। चलो उसके बाद में यदि बात करें निम्न में से कौन सी एक गाय का दूध के द्विउद्देश्य की नस्ल है, तो यानी कि यहां पर अपने पास क्या दिया है कि विच अमंग फॉलोइंग इज ए मिल्क पर्पज ब्रीड कैटल्स, तो यानी कि गाय की दुग्ध के लिए, तो गिर, हरियाणा, कांकरेज, नागौरी, तो ये तीनों ही क्या रहती है बच्चों भारवाहिक में आ जाएगी। मान लो द्विप्रयोजन में यहाँ पर गिर हो गया, गिर हो जाता, साहिवाल हो जाता, देवनी हो जाता, सिंधी हो जाता, ये सब क्या रहती है मेल्स ब्रीड मानी जाती है। ओके, भैंस की नस्ल जिसमें सींग हंसियानुमा दरांती के आकार के हो जाते हैं, सर दरांती के आकार के हो जाते हैं, मुर्रा, मेहसाना, सुरती, तो इसमें क्या हो गया सुरती का हो गया, क्या हो गया सुरती का हो गया। ओके, अब देखो यहां पर ए डिजीज ऑफ कैटल काज्ड बाय वायरस, वायरस जनित कौन सा डिजीज है, एंथ्रेक्स नहीं है सर, मेस्टिटिस, ये इसको कहते हैं थनेला, थनेला में स्ट्रिप कप टेस्ट काम में लिया जाता है नहीं। और आर्थिक दृष्टि से यदि रोग सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता तो मेस्टाइटिस हो जाता। अब हिमोरेजिक सेप्टिसेमिया नहीं है, फुट एंड माउथ डिजीज FMD सही है, ये 4 नंबर क्या है वायरस जनित हैं। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलो अब यहां पर ए न्यू बॉर्न ऑफ काउ इज कॉल्ड, यानी कि जो गाय के नवजात बछड़े को कहते हैं लेम, किड, काफ, पिगलेट। अब देखो यहां पर लेम होता है भेड़ का, किड हो गया बकरी का, तो ये है गाय का, काफ, पिगलेट हो गया सुअर का, तो ये है अपने पास सिंपल ऑप्शन हो गए। अब यहां से देखो गायों में गलघोंटू का टीकाकरण कौन से महीने में किया जाता है, गलघोंटू यानी हिमोरेजिक सेप्टिसेमिया, सर हिमोरेजिक सेप्टिसेमिया में मई जून आ जाएगा, अगस्त सितंबर ये नहीं होगा। गायों में दूध निकालने की सर्वोत्तम विधि है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी प्रकार का ही बच्चों अपने क्या दिया था टेस्ट सेट में दिया था, जिसमें आपको यहां लगाया था स्प्रिंग को कहते हैं अपने पास चुटकी विधि, और बात करें यहां पर नकलिंग को कहते हैं अपने पास अंगूठा विधि, और बात करें फिस्टिंग को कहते हैं पूर्ण हस्त विधि। अब ये ऑप्शन देखते आप कहोगे सर ये इसका तो राइट आंसर हो गया 3 नंबर। चलो बात करें सर नेक्स्ट, दूध के बर्तनों का निर्जमीकरण क्या दिया, यहाँ स्टरलाइजेशन दिया है। स्टरलाइजेशन किसके लिए किया जाता है, तो स्टरलाइजेशन किया जाता है जीवाणुओं को बीजाणुओं सहित मारना। स्टरलाइजेशन क्या होगा, जीवाणुओं को उनके स्पोर सहित मारना, तो यहां पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। चलो बात करें सर नेक्स्ट, गाय के घी में वसा की मात्रा, तो बच्चों ये तो कंफ्यूजिंग करने के लिए दिया है, चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, घी में वसा की मात्रा 99.99% ये होगी, तो इसमें अपने पास क्या हो जाएगा ऑप्शन 93, 95, 97, 99, तो ये हो जाएगा 4 नंबर। अब देखो
बकरी में औसत मध चक्कर यानी ईस्टर साइकिल इन गोट दिया है, तो लगभग अपने पास क्या रहता है, ये होता है 15 से 18 दिन का होता है। क्या होता है, 15 से 18 दिन का होता है। 21 दिन का होगा गाय और भैंस में, तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये हो गया 1 नंबर ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अब दिया आपको कोलेस्ट्रम द फर्स्ट मिल्क आफ्टर काविंग हैज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, कि खीस में सबसे ज्यादा होता है। खीस में क्या होता है, खीस बछड़े को पिलाना चाहिए, क्यों, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा बच्चों क्या होता है, प्रोटीन होता है। और कंपेयर करें दूध से, कंपेयर करें सर किससे, दूध से, तो इसमें अपने पास 17 गुना, ठीक है ना, लगभग देखो 5 गुना होता है बच्चों, 5 गुना ज्यादा होता है। यानी दूध में औसतन यदि प्रोटीन किया जाए तो लगभग 3.5 होता है, और इसको 5 से कर देंगे तो लगभग 17.5% खीस में प्रोटीन पाया जाता है। अब देखो नेक्स्ट अपने पास, राजस्थान में भेड़ की सबसे अच्छी नस्ल जिसका नाम है सबसे अच्छी, यानी क्या लगा, चोखा लगा तो चोखला, सबसे अच्छी चोखी नस्ल तो चोखला हो गया। इसमें मारवाड़ी, मालपुरा, जैसलमेरी इसका नहीं होगा। अब अपने पास बच्चों नेक्स्ट बात करें कि संकर नस्ल की गाय की प्रथम बार मध्य में आने की एन एवरेज एज ऑफ स्ट्रेस इन क्रॉस ब्रिड, ठीक है ना, तो यदि बात करें तो इसमें 48 होगा, 36 होगा, 24 होगा, 15 होगा। तो यहाँ पर अपने पास 48 36 नहीं होगा, इन दोनों में यदि रिस्क लेना हो तो मेरे हिसाब से जहां तक 24 माह हो जाएगा, 24 माह। ओके, चलो, भारत के किस राज्य में ऊंटों की संख्या सर्वाधिक है, तो किस में सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा अपने पास राजस्थान में पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा राजस्थान में पाए जाते हैं। और राजस्थान में यदि देखो कम की बात करें, राजस्थान में सबसे ज्यादा कम कहां, तो झालावाड़ में। अब राजस्थान में पाई जाने वाली सर्वोत्तम बारवाई नस्ल है, वापस पूछ लिया, देखो पहले मिल्च ब्रीड पूछा था, अब बारवाई पूछ लिया। तो यहाँ पर गिर तो मिल्च ब्रीड है, दुग्ध उत्पादक है, नागौरी, तो यहाँ पर अपने पास 4 नंबर हो जाएगा नागौरी। अब नेक्स्ट अपने पास देखो, गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है, तो दूध का पीला रंग पूछा जाता है तो कैरोटीन के कारण होता है, और सफेद रंग होता है तो वो कैसीन के कारण होगा। तो यहाँ पर अपने पास क्या हुआ, लैक्टोज, ग्लूकोज, कैरोटीन, प्रोटीन, तो यहाँ पर कैरोटीन के कारण होता है। और दूध का सफेद रंग होगा वो कैसीन के कारण होगा। कैसीन सर क्या है, प्रोटीन का एक प्रकार है, कैसीन क्या है, प्रोटीन का एक प्रकार है। अब अपने पास दिया कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो यहाँ पर कैल्शियम की कमी से देखो बच्चों क्या हो जाता है, मिल्क फीवर हो जाता है, मिल्क फीवर हो जाता है। तो यहाँ पर अपने पास 1 नंबर हो जाएगा, मिल्क फीवर हो जाएगा। और यदि बात करो नेक्स्ट, मुर्रा और सूरती नस्लों के संकरण से विकसित किस्म, तो मेहसाना, बन्नी, नीली रावी, बदावरी, तो बदावरी में बच्चों क्या होता है, दुग्ध में वसा की मात्रा ज्यादा होती है, मेहसाना हो जाएगा, नील मुर्रा इंटू सूरती का क्रॉस हो जाएगा। और बात करें निम्न में से कौन से बकरी की नस्ल सबसे कम शारीरिक वजन वाली है, यानी सबसे हल्की है, तो हल्की में बारबरी, बिट्टल, टोगनबर्ग, जमुनापरी, इसमें दिया है ना, तो बच्चों क्या हो जाएगा, बारबरी, यानी बार बार बच्चे देती है, 1 वर्ष में 2 बार देती है और जुड़वा बच्चे देती है, तो ये हल्की होगी, ये भी तो ध्यान रखना होगा सर, ठीक है। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, यहाँ पर दिया कॉमन डिसइंफेक्टेंट यूज्ड एट नवल कोड एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ काफिज, तो यहाँ पर दिया है बेटा डाइन, टिंचर, आयोडीन, डिटोल, पोटेशियम परमैंगनेट, तो यहाँ पर अपने पास इसका घोल लगाया जाएगा टीचर आयोडीन का, ठीक है ना। अब आपको सर डिटोल का बेटा ये 2 हो गए नहीं, पोटेशियम परमैंगनेट हो सकता है किसी को लगा होगा, नहीं होना चाहिए। अब बात करें सर विदेशी भेड़ की नस्ल मेरिनो की उत्पत्ति हुई है, किससे हुई है, तो मेरिनो बच्चों कहाँ की है, स्पेन की है, ठीक है ना, मेरिनो कहाँ की है, स्पेन की है। राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है, तो अपने पास क्या रहता है, चोकला रहता है। तो इस प्रकार बच्चों अपने पास 100 क्वेश्चन थे, और यहाँ पर ये 100 क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से आपको सॉल्यूशन करवा दिया है। और यदि कोई स्टूडेंट अब सुपरवाइजर की तैयारी करना चाहता है, जो राजस्थान की सुपरवाइजर की है, तो उसका हमारा बेंच 25 मई से स्टार्ट होगा, ऑफलाइन और ऑनलाइन आप दोनों ही यूज कर सकते हैं, पर ज्यादा बेटर रहेगा कि ऑफलाइन आप एक बार जरूर विजिट करें एग्री हब का सूरतगढ़ में। थैंक यू स्टूडेंट्स।